नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखीमपुर खीरी से है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए करीब 500 अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री किट वितरित की है। राहत सामग्री किट वितरित की गई और साथ ही आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के कई गाँव काप, टांडा, बेला, टापर और साथ ही फुलवरिया, राणा प्रताप नगर और कबीरगंज में भीषण आग लगने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। ऐसे कठिन समय में सपा प्रदेश सचिव रेहान खान खुद मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित की हर संभव मदद उठाने का जिम्मा लिया है। और साथ ही रेहान खान द्वारा करीब 500 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई, जिसमें राशन किट, साड़ियां, सलवार सूट और नगद सहायता शामिल है। राशन किट में आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, चीनी, चायपत्ती सहित रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी मौजूद है। उन्होंने कहा, आज भी कई गांव में बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। रेहान खान ने यह भी कहा, आश्वासन दिया कि हर क्षेत्र में अस्पताल, बेहतर स्कूल और पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था की जाएगी। पलिया से रेहान भाई आए हुए हैं। यहाँ पे कोई और भी विधायक जो है मौजूदा वो भी नहीं आए हैं। यहाँ पे ना तो रोड की व्यवस्था है, ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही कोई स्कूल है जो बच्चे अपना भविष्य बना सके, और ना ही कोई अस्पताल है जो महिला कोई भी अगर बीमार होती, गर्भवती महिला, वो उसका रास्ते में एकदम टूट जाता है। 16 किलोमीटर रास्ता पड़ता है यहाँ पे, वो भी कच्चा है, चारों तरफ जंगल है। कोई भी अभी जो आग लगी है इस गाँव में, ना ही तो कोई नेता आया है। अभी रेहान भाई आए हैं, उन्होंने किट बांटी है और वस्त्र भी दान किए हैं। हमारे कामटांडा में रेहान भाई आए हैं, कपड़ा और चावल और तेल इन्होंने दिया है और कोई यहाँ पे नहीं आया है। सब चीज दी। हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा, सारे कपड़े और सब बन गए, गेहूँ और माल और पैसे 30,000 रुपये सब जल गए। यहाँ पे हमारे कामटांडा में रेहान भाई आए हैं, कपड़ा और चावल और तेल इन्होंने दिया है और कोई यहाँ पे नहीं आया है। सब चीज दी। हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा, सारे कपड़े और सब बन गए, गेहूँ और माल और पैसे 30,000 रुपये सब जल गए। यहाँ पे रेहान भाई आए हैं, पलिया से राशन दिए हैं, किट दिए हैं और साड़ी वगैरह जो जला है वो दिए हैं। बहुत अच्छा भी लगा कि आए और मदद किए हैं। यहाँ नहीं बंद आए हैं तो हमारे बहुत सहायता करें, कपड़ा लत्ता दीन, राशन पानी दीन। और कोई आया था? और अभी तो कोई आया ना, विधायक की रवाई है तो वही नए आए रहे। कौन विधायक? रोमी साहिनी। 6-7 परिवार हैं जिसमें अभी तक किसी को आर्थिक मदद तो पहुंची नहीं। आज हमारे पलिया क्षेत्र से रेहान भाई आए हैं, इनसे जो हो सका इन्होंने किट, साड़ी, सूट इनको आकर के देख के इनका सहारा और मतलब तसल्ली दी। होने के नाते मैं कह रहा हूं कि जो इनका कार्य व्यवहार आज का है, अगर हमारे मुखिया मुलायम सिंह यादव के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर इस सीट को चाहते हैं पलिया को, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे रेहान भाई जैसे युवा प्रत्याशी को उतारें और 99%, 1% मैं नहीं कह सकता हूँ, वो ऊपर वाले के हाथ है, 99% आप रोमी साहनी वाला मिथक तोड़ेंगे, क्योंकि हमें जुझारू नेता चाहिए, नए नेता की जरूरत है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, जिला पीलीभीत, तहसील पूरनपुर, राणा प्रताप नगर, ये बहुत पिछड़ा इलाका है और शारदा नदी का यहाँ हमेशा आतंक मचा रहता है। कभी इतनी इनकी फसल कट जाती जो कि इनके पास इस समय 1 एकड़ जमीन भी नहीं है, सारी नदी में कट के समा गई है। उसके बाद भी ये अपना परिवार, अपने लोगों को कैसे अपने घर को जीवन यापन कर रहे हैं, इनके ऊपर डबल मार पड़ गई, एक शारदा नदी की और दूसरे अग्निकांड की। आप देख रहे हैं ट्रैक्टर है, इनके ट्राली है, हैरो है, सारा इंजन सब कुछ जलकर राख हो गया है। और आज तीसरा या चौथा दिन है आग लगे हुए। अभी तक सरकार की तरफ से इनको कोई किसी प्रकार की भी राहत सामग्री भी नहीं दी गई है, एक तिरपाल भी नहीं दिया गया, राशन किट भी नहीं दिया गया। तो हम लोगों को जैसे खबर मिली, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सपना है, जो पीडीए परिवार के हमारे हैं, जितने भी हैं, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़े हो, सबको हम लोग अपने परिवार की तरह रखते हैं। उन पे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम समाजवादी लोग सबसे आगे खड़े होते हैं। आज इनके लिए राशन किट की पूरी वितरण की गई है, कपड़े, साड़ी और सूट की,
और आने वाले समय में 2027 में सरकार बनती है तो इनके लोहिया आवास दिए जाएंगे और इनका जो नुकसान हुआ वो भी सरकार इनको भरपाई करने का काम करेंगे हम लोग, और इनकी पूरी भरपूर मदद करने का काम करेंगे। इससे पहले भी आप कई गाँवों में गए हैं, एक गाँव में तो ऐसे गए जहाँ बिजली पानी भी नहीं है। देखिए, महाराजनगर है, कांप टांडा है, किशनपुर है, वहाँ के ऊपर प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, हर घर जल योजना। वहाँ के ऊपर ना टंकी है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। देश 75 साल हुए आज़ाद होने के बाद आज तक की उन गांवों में बिजली, पानी व्यवस्था, ना सड़क, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे धूप में खेल रहे हैं और उनके लिए ना कोई अच्छी सुविधा स्कूल की है, ना हॉस्पिटल की है। मैं समझता हूँ समाजवादी सरकार बनते ही ये पीडीए के लोगों के लिए अच्छा स्कूल खोला जाएगा, अच्छी सड़क दी जाएंगी, इनके लिए लोहिया आवास दिए जाएंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज इनके लिए बनाए जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग गांव-गांव में ध्यान रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले जिन लोगों को खबर मुगलसराय से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर देशव्यापी आक्रोश के बीच आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया है। संगठन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। माफी मांगे खड़गे वरना होगा बड़ा आंदोलन। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसमें संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। हम लोग के अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम विमल चौहान है, जो कि मैं मंडल अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ कार्यक्रम यही था कि मल्लिका खड़ग अर्जुन ने हम लोग के नरेंद्र मोदी जी को अभद्र भाषा की प्रयोग किए थे, तो उसी के वजह से हम लोग अपने संगठन और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जितने भी युवा साथी हैं सभी लोग मिलकर उसका विरोध करते हैं। अच्छा, अगर ये विरोध किस लिए हो रहा है? ये विरोध इसलिए हो रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी देशद्रोही है, तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही तो वो है जो कि बजरंग दल के कई ठो केस उसके ऊपर है, तो वो विरोधी तो वही हुआ ना, पाकिस्तानी। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी से वो माफ़ी मांगे और अन्यथा वो नहीं ऐसा काम करता है तो हम लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद से हम लोग आंदोलन करेंगे। अपना नाम और परिचय बताइए। ओम प्रकाश गुप्ता, विश्व हिंदू रक्षा परिषद। क्या कार्यक्रम था आज आपके यहाँ? कार्यक्रम यही था कि माननीय गोपाल राय जी ने हम लोग को संदेश दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे माननीय गोपाल राय जी ने, कि हर जिले में प्रेस वार्ता हो। और ये प्रेस वार्ता किस संबंध में हो रहा है? इस संबंध में हो रहा है कि माननीय एसपी प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आपत्तिजनक भाषा टिप्पणी बोला गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्तिजनक भाषा बोले हैं, उनको आतंकवादी कहा गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होश में आए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे और माननीय मोदी जी से माफ़ी मांगे। बदायूं की बिलसी कोतवाली क्षेत्र के दफ्तोरी गांव में महिला फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और आपको बता दें कि देखा जाए तो परिवारजनों की तत्काल पुलिस को सूचना दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। आपको बता दें मृतक महिला कश्मीरत 40 वर्षीय पत्नी प्रेमपाल सिंह निवासी मेहोना कोतवाली उझानी क्षेत्र की रहने वाली है। मृतका महिला की पत्नी का 4 महीने पहले ही देहांत हो चुका था और साथ ही मृतक महिला के पत्नी पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर तैनात थे।
खबर सोनभद्र से है, जहां बालू खनन के समीप खेवधाम मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा। बालू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा है और साथ ही खुद के वाहन की चपेट में आने से ट्रक चालक की मौके पर मौत। मृतक चालक की पहचान 33 वर्षीय ज्ञानेंद्र कुमार निवासी कोरा प्रयागराज के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार चढ़ाई पर ट्रक पीछे लुढ़कने के बाद चालक कूदकर बचने की कोशिश में वाहन के नीचे आ गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खतरनाक मोड़ और खराब सड़क पर उठे सवार। जुगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत खेवधाम मोड़ के पास बुधवार देर रात हुई है घटना। चंदौली थाना क्षेत्र के कमलापुर एकावनी गांव में आपको बता दें, बाहर गुरुवार को पानी की टंकी के समीप एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल अलीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सूचना मिलते ही जफरपुर चौकी प्रभारी सतीश चंद्र और साथ ही अलीनगर थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 35 वर्षीय है और शव का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था। हालांकि चेहरा आंशिक रूप से सुरक्षित होने से पहचान की उम्मीदें हैं और घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। इसके लिए आसपास के जिलों में फोटो भेजी गई है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र से एक खेत में व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने की सूचना सुबह मिली है। शव जला होने के कारण अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। इस घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल व्याप्त है। देखिए, थाना अलीनगर क्षेत्र के कोनी ग्राम में आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच जांच की गई। शव जो है वो जला हुआ है, उसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसमें कॉज ऑफ डेथ जो आता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लोकल स्तर पर भी जानकारी की जा रही है। जिस पर हमको जानकारी दे पाता है घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है, क्या है, संपूर्ण जानकारी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा में आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जिला अधिकारी नितिन गौड़ द्वारा निरीक्षण के दौरान कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज अमरोहा में, के इंटर कॉलेज में, जेएस हिंदू कॉलेज अमरोहा व अन्य परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की चेकिंग प्रक्रिया, प्रवेश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता तथा परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए प्रबंधों को और साथ ही वहां पर अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थापक को निर्देश दिए हैं। परीक्षा प्रतिक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता न पाई जाए। जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की सुनिश्चित समुचित व्यवस्था आदि सुनिश्चित की जाए। खबर कानपुर नगर से है, जहां जाति आधारित जनगणना, यूजीसी रेगुलेशन और शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। फिर कानपुर में भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में केंद्र सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखाबाजी का आरोप लगाया गया, जहाँ कहा गया कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद जनगणना में ओबीसी की जातियों का कॉमन शामिल नहीं किया गया है और साथ ही दूसरी बड़ी मांग यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर है, जिसमें आरोप है कि कमजोर नियम बनाकर उसे सुप्रीम कोर्ट में रुकवाया गया है। इसीलिए एससी, एसटी और साथ ही ओबीसी के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं। यहाँ पर आए। आज हमारा भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से 4 चरणों में आंदोलन घोषित हुआ है, जिसका 3 चरण हम लोग कर चुके हैं। आज चौथा चरण करने के लिए सारे देश भर में 500 से भी ज्यादा जिलों में भारत बंद के तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां जितनी ताकत है उस हिसाब से हम लोग अपने कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। उसी कड़ी में कानपुर में भी हम अपने तमाम साथियों के साथ भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे सोनकर जी, बहुजन क्रांति मोर्चा की जिला संयोजिका पूजा यादव जी, आदिवासी नेता हमारे सुग्रीव गोंड साहब, साकिर भाई, मनोज भटनागर जी
और ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुरेश कुशवाहा जी और तमाम साथियों के साथ हम लोग आज अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, डीएम ऑफिस पे ज्ञापन दे रहे हैं। इसका मुद्दा ये है कि यूजीसी जो बिल जो कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट में जा करके एक तो बहुत चालाकी से काम किया गया। जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं जो इस देश की सत्ता चला रहे हैं, उन्होंने पहले तो लोकसभा में उसको पास किया और फिर अपने ही लोगों को भेजकर सुप्रीम कोर्ट में उसको रद्द करवाने का, रोक लगवाने का काम किया, क्योंकि 3.5% के लोग ही हर जगह शासन सत्ता पर विराजमान हैं। वो लोग SC ST OBC का बहुत बड़े पैमाने पे विरोध कर रहे हैं। यूजीसी जैसे ही लागू हुआ, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जो उनके लिए मसीहा थे, जो मोदी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते थे, मोदी जी महान है, नेता है, भगवान है, और हर नरेंद्र मोदी मतलब एक नारा दिया कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। वही लोग क्या किए, जैसे यूजीसी लागू हुआ उन लोगों ने मोदी जी को तेली कहना शुरू कर दिया, जाति सूचक गाली देना शुरू कर दिया। तो वो कभी नहीं चाहते जो सत्ता पर बैठे हैं कि इस देश के 90% SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों का भला हो, उद्धार हो। तो हम लोग यूजीसी को लागू करवाने के लिए, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है ओबीसी की तथा सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आप विकास करना चाहते हो, आपने कहा 2027 में जनगणना करेंगे। अरे भाई, आपके पास पूरी ताकत है, सरकार है, डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप चाहो तो 3 महीने में जनगणना कर सकते हो, 27 में करेंगे, ये चुनावी जुमला है। तो ये हम लोगों को, ओबीसी को और सभी SC ST को बेवकूफ बनाने का फार्मूला है। हम लोग चाहते हैं कि ओबीसी का जो है जाति आधारित जनगणना, और उसमें ओबीसी का कॉलम भी नहीं है। जो जनगणना कर रही है सरकार, वो मूर्ख बना रही है, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे कम है, लेकिन हमारे जैसे और हमारे संगठन के तमाम हजारों लाखों लोग हैं जो इस बदमाशी को समझते हैं। तो उसमें कॉलम होना चाहिए ओबीसी का, वो नहीं है, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। ईवीएम बंद हो, बैलेट से चुनाव हो, ये तमाम मुद्दों के लिए आज हम लोग डीएम ऑफिस पर आए हैं और ये ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के तहत राष्ट्रपति जी को, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को दिया है। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग निरंतर ये आंदोलन आगे भी जारी। बदायूं जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़के का तमंचा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल बताया जा रहा है कि ये वीडियो इस्लामनगर थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान का है। वीडियो में लड़का खुलेआम हाथ में तमंचा लेकर लड़ाई करते हुए नजर आ रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। सीतापुर में बेखौफ चोरों ने ताबड़तोड़ 2 बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के दावे को चोरों ने खोल दी है पोल। बीती रात चोरों ने एक दुकान सहित एक मकान को बनाया अपना निशाना। कस्बा स्थित दुकान से लगभग 1,25,000 की नकदी हुई चोरी। मकान से लगभग 15 लाख के कीमती आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। क्या नाम है दादा? पंकज शुक्ला। पिताजी का क्या नाम है? विमल शुक्ला। आप कहाँ निवास करते हो? रनुआ पारा। अच्छा, क्या हुआ अभी आपकी बीती रात? ये भैया चोरी कल हो गई है। कल दिन में या कैसे आपको जानकारी कैसे? ये पर्दा हमारा टूटा पड़ा था और हम देखें तो तालाब से पड़े कुंडा निकला था। तो सुबह देखा गया तो माल भी कुछ नहीं। आप लोग कहाँ गए थे? इटौंजा गए थे, तिलक था बुआ की लड़के का। अच्छा, तो आपको जब यहाँ आए तो कैसे क्या देखा? तो सब टूटा पड़ा था तो शंका हुई। अच्छा, ताला पड़ा था तो आदमी सोचे ताला पड़ा है, चोरी नहीं हुई। जब सुबह देखा गया तो उसमें बैग में कुछ नहीं। तो लमसम क्या क्या सामान गया होगा अंदाजा कुछ? लमसम हमारा झाला गए हैं और मांग बिंदी, हार, अंगूठी और चैन और पाजेब गई हैं और यही सब सामान गया। अच्छा, लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग कम से कम 12-15 लाख की हुई होगी। 12 से 13। अच्छा, आपको शक है किसी पे? क्या शक का? पड़ोस में एक लड़का चोरी करता था, उसी पे है हल्का शक। अच्छा, फिर और पुलिस का क्या कहता है? पुलिस तो पकड़ के लेकर गई है। किसको? वही लड़के को। अच्छा, एक 2 बार पकड़ा जा चुका है चोरी में, इसीलिए। तो पुलिस ने क्या कुछ बताया आपको? अभी तो नहीं बताया है, अभी लेकर गए हैं। आपने शिकायती पत्र दे दिया है? अभी नहीं दिया है, अब देंगे। अच्छा, तो अभी SHO साहब ने बुलाया होगा?
लमसम मान चलो सब ज्यादातर सामान जो है लेडीजों का होगा। हाँ, लेडीज सबका मान गया है। हार वगैरह भी हो क्या उसमें? हार गया है, हार मान गई दी। लमसम मान चलिए कितना आपके अनुमान के हिसाब से कितना गया होगा, कितने का नुकसान हुआ है? अब लगभग 10-12-15 लाख के बीच में है लगभग। सीतापुर में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले और खासतौर पर दोपहर के समय सावधानी जरूर बरतें। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ लें, धूप में निकलने से बचें, सिर ढक कर रखें और साथ ही हल्के और ढीले कपड़े पहने। बच्चों और बुजुर्गों को सीधे धूप से बचाएं। चक्कर, उल्टी या तेज बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जागरूक रहकर खुद व परिवार की सुरक्षा अवश्य करें। FIT TGPN आजकल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे हैं और ये धूप में निकलते हैं बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले और बहुत ज़्यादा लू लग रही है, तो उससे बचने के लिए उनको धूप में ना निकलें। और ज़्यादातर स्पेशली जो टाइम है धूप में निकलने का, कि उस टाइम बहुत ज़्यादा लू लगती है, उसमें 12 से 4 बजे का टाइम है, उसमें बिल्कुल ना निकलें। बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, शिकंजी हो गया, नींबू पानी हो गया और इलेक्ट्रॉल वगैरह हो गया, ये सब आप पिला सकते हैं। और कोशिश करें जितना ज़्यादा आप उनको लिक्विड देंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, जितनी भी ठेले पर की चीज़ें हैं, बाहर की दुकान की चीज़ें, ये सबसे बहुत ज़्यादा बचाएं। बच्चों को ढीले कपड़े पहनाएं, कॉटन के कपड़े दें और वही पहनाएं उनको। और मैं सचिव IMA सीतापुर डॉक्टर शेफाली गोयल आप सबको नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने से ही तेज गर्मी और लू का प्रकोप शुरू हो गया है। ऐसे में महिलाओं से, विशेषकर गर्भवती महिलाओं से मेरा ये अनुरोध है और ये सुझाव है कि वो 11 से 4 बजे, जो कि ज्यादा गर्मी का समय है, उसमें बाहर निकलने से बचें। और अगर उनको निकलना भी पड़ता है तो अपने सिर को सूती दुपट्टे या टोपी से ढकें। प्यास न लगने पर भी नियमित पानी जरूर लें और साथ में नींबू पानी, छाछ, मट्ठा, इलेक्ट्रॉल, इन सब चीजों का प्रयोग करें। और अगर उल्टी, सर में दर्द, चक्कर, आंखों के आगे धुंधलापन लगता है तो ऐसे में उनके परिवारजन उनको जो भी आसपास के स्थानीय डॉक्टर हैं उनके पास लेकर के जाएं और इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। धन्यवाद। लू से बचने के उपाय के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। लू से बचने के लिए आपको प्रचुर मात्रा में पानी पिए, 4 से 6 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, बिना किसी जरूरत के धूप में बाहर ना निकलें, ORS और नींबू पानी का इस्तेमाल करते रहें और घर से निकलें तो पूरा भर को पेट भोजन करके ही निकलें और अपने शरीर को ढकें, सूती या सफ़ेद सूती कपड़े पहने, इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। धन्यवाद। न्याय पंचायत खोजकीपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कहार कोला में स्कूल चलो अभियान के तहत वार्षिक शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर की गई, जिसके बाद छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी भरखनी उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान एवं विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष दामोदर तिवारी भी शामिल रहे। इस अवसर पर शिक्षा के महत्व, बच्चों के नामांकन और जागरूकता बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही बच्चों को संस्कार, अनुशासन और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के शिक्षा स्तर को बढ़ाना और अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ना था। आपका और किस पोस्ट पे यहाँ है? मेरा नाम डॉक्टर शिवानंद वाजपेयी है और मैं प्राथमिक विद्यालय कहारकोला में प्रधानाध्यापक। क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम हमारा जो है ये शिक्षा से संबंधित था। वार्षिक कार्यक्रम होता है और शिक्षा चौपाल बैनर इधर लगा हुआ है। शिक्षा चौपाल न्याय पंचायत ख्वाजगीपुर का कार्यक्रम था और ये मेरे प्राथमिक विद्यालय कहारकोला जो कि ख्वाजगीपुर न्याय पंचायत में है, इसी में संपन्न हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों को, गांव वालों को, बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा की अलग जगाना है, सबको शिक्षा का महत्व समझाना है। सरकार द्वारा बच्चों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो उन तक पहुंचाना, और हम लोगों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं तमाम सरकारी योजनाएं बच्चों के हित में, अभिभावकों के हित में जो सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, प्रवेश बढ़ाना, सबसे मुख्य उद्देश्य है नामांकन बढ़ाना। मैं आपका और किस पोस्ट पे यहाँ हैं? मेरा नाम डॉक्टर शिवानंद वाजपेयी है और मैं प्राथमिक विद्यालय कहारकोला में प्रधानाध्यापक। क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम हमारा जो है ये शिक्षा से संबंधित था, वार्षिक कार्यक्रम होता है, और शिक्षा चौपाल बैनर इधर लगा हुआ है, शिक्षा चौपाल न्याय पंचायत वाजबीपुर का कार्यक्रम था, और ये मेरे प्राथमिक विद्यालय कहारकोला जो कि वाजबीपुर न्याय पंचायत में है, इसी में संपन्न हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों को, गांव वालों को, बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा की अलग जगाना है, सबको शिक्षा का महत्व समझाना है। सरकार द्वारा बच्चों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो उन तक पहुंचाना, और हम लोगों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं तमाम सरकारी योजनाएं बच्चों के हित में, अभिभावकों के हित में जो सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, प्रवेश बढ़ाना, सबसे मुख्य उद्देश्य है नामांकन बढ़ाना। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी से दूर जनपद नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के जोली गांव में गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बना लिया। ये खबर आग की तरह पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई। वहीं ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट को, जो कि कहीं मीटिंग में व्यस्त थे, पता चलने की घटना के स्थल ग्रामीणों के साथ रवाना हो गए और वन विभाग के आला अधिकारियों की सूचना देकर मृतक परिवार को हर तरफ से सहयोग दिए जाने की बात कही गई। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट ने बताया, जनपद नैनीताल के ब्लॉक भीमताल के अंतर्गत जोली कोट से लगे जोली गांव निवासी दया किशन पांडे की पत्नी हेमा पांडे 47 वर्षीय चारा लेने गई हुई थी, तभी गुलदार उसे घसीटकर जंगल की ओर ले गया है। घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और उनके साथ की 2 अन्य महिलाएं भी मौजूद थी। कुछ देर बाद जब हेमा पांडे का कोई पता नहीं चला तो साथ की गई महिलाएं घबराकर गांव लौटी और परिजनों तथा ग्रामीणों को घटना की सूचना दी है। प्रमुख और साथ ही प्रमुख ने कहा है, ये एक घटना नहीं, विगत वर्ष से वर्तमान में यहाँ पर 9 से 10 भी घटना भीमताल में होना चिंताजनक है। वन विभाग इसके लिए ठोस कदम उठाए और इससे पहले भी मनोरा क्षेत्र के मोरा गांव में गुलदार के हमले से एक महिला की जान जा चुकी है। उस घटना के बाद वन विभाग ने एक बाघ को पकड़कर आदमखोर घोषित किया था, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जून स्टेट में हुई आज बड़ी दुखद घटना भीमताल ब्लॉक में हुई है। हमारे जोली निवासी श्रीमती हेमा पांडे, पत्नी दयाल पांडे, उनकी आकस्मिक मृत्यु बाघ के खाने से हो गई है, जिनकी उम्र 47 वर्ष थी। वास्तव में बड़ी दुर्घटना लगातार बढ़ रही हैं। ये 9वीं या 10वीं बाघ के द्वारा हमारे क्षेत्र में मारा गया है। कहीं ना कहीं इसके लिए मैं वन विभाग को भी जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि एक ही रेंज में
ये 3 या 4 घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें मुझे लगता है कि एक ही बाग है, क्योंकि 2 किलोमीटर रेडियस में ये तीनों घटनाएं हुई हैं। अभी पिछले दिनों सूर्या गाँव हुई, उससे पहले ये आपका जून स्टेट में हुई, और पूरे ब्लॉक में माना जाए तो 9वीं या 10वीं घटना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी थोड़ा इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। और मेरा माताओं से, बहनों से और गांव वालों से निवेदन है कि कम से कम जंगल में जाएं तो अकेले न जाएं, झुंड के साथ जाएं। और वन विभाग की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जब तक आदमखोर बाघ पकड़ा नहीं जाता तब तक वो पीछे न हटे, किसी एक बाघ को पकड़ के अपनी तीसरी न कर ले। और गाँव वालों में अभी भी दहशत का माहौल है। और मेरा एक और उनको आग्रह है कि कम से कम जिन गाँवों में ये घटना हो रही है और उसके आसपास के गाँव में सोलर लाइट हो, चाहे चारा हो, चाहे अन्य जो भी मुआवजा है वो सब मिले। मुआवजा किसी की मृत्यु को वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक राहत के रूप में उनको दिया जा सकता है। और इसलिए वन विभाग को ज़्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है। भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हो, इसके लिए सबको यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। करोड़ों का बस स्टैंड बना है मजाक। बाहर ताला लटका और अंदर सभी प्राइवेट गाड़ी खड़ी है। आपको बता दें कि पाली से खबर है, जहां पाली के बैरियल चौराहा स्थित ढाका रोडवेज बस स्टैंड पर 20 अप्रैल 2026 को प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू की मौजूदगी में भव्य उद्घाटन किया गया। बड़े बड़े दावे किए गए, जनता को बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिया गया, लेकिन हकीकत ने उन दावों की पोल खोल दी। उद्घाटन के बाद से ये बस स्टैंड पर ताला लटका हुआ है, जिससे साफ है कि अब तक संचालन शुरू नहीं किया गया। और साथ ही हालात ये है कि जहां बसें और यात्री होनी चाहिए वहां प्राइवेट कारों का कब्जा है, जबकि रोडवेज बसें सड़क किनारे खड़े होने को मजबूर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय तक नहीं बना, और साथ ही भीषण गर्मी में लोग खुले आसमान के नीचे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं। न बैठने की कोई व्यवस्था, न छाया का इंतजाम और न पीने के लिए पानी तक की सुविधा है। एक भी पानी का कूलर डिस्पेंसर नहीं लगाया गया। इस लापरवाही से सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या ये बस स्टैंड सिर्फ उद्घाटन तक ही सीमित था? आखिर प्रशासन कब जागेगा और जनता को राहत कब मिलेगी? स्थानीय लोगों ने तत्काल बस स्टैंड चालू करने, सुविधाएं उपलब्ध कराने और अवैध कब्जों पर कार्रवाई की मांग की है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के मंगलौर नगर पालिका परिषद मंगलौर के बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आज गुरुवार को पालिका अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहर के सर्वांगीण विकास और साथ ही जन सुविधाओं से जुड़े कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा कर मोहर लगाई गई। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट और इसके साथ ही वार्ड संख्या 1 चमारान खालसा का नाम परिवर्तन करने और साथ ही पालिका की पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर अत्याधुनिक बहुमंजिला भवन के निर्माण और शहर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों व कंट्रोल रूम स्थापित करने जैसी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया गया है। बोर्ड बैठक के एजेंडे में वर्षा ऋतु और साथ ही पूरे बड़े नालों की सफाई, शहर के प्रवेश द्वारों पर भव्य स्वागत द्वारों का निर्माण, पेयजल निकासी की नई पाइपलाइन बिछाने और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नए वाटर कूलर लगाने जैसे जनहित कार्य भी शामिल है। वहीं अध्यक्ष मोहिउद्दीन ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मंगलौर की समस्याओं को लेकर नगर पालिका गंभीर है और जल्द ही अतिक्रमण पर भी मंगलौर में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और जितने भी प्रस्ताव थे मेंबरों के, माननीय विधायक जी के, सांसद जी के, सभी प्रस्ताव पास कर लिए गए हैं। इनमें एक प्रस्ताव था वार्ड नंबर 1 मानव अधिकार आयोग में विचाराधीनता मामला। उस वार्ड का नाम था चमारान खालसा। उस पर कुछ आपत्ति थी, इसलिए हमने उस आज बोर्ड में वो भी प्रस्ताव हो गया। उसका नाम हमने चेंज करके वार्ड नंबर 1 का सैनिकपुरा रखा। और
बहुत प्रस्ताव पास हुए हैं। लंढोरा रोड का सौंदर्यीकरण, टांडा भनेड़ा रोड का सौंदर्यीकरण, मुडलाना रोड का सौंदर्यीकरण, स्वागत द्वार, जो जल निकासी की समस्याएं हैं, गोला तालाब की समस्या थी, वहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन हमने डाल दिया, ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पानी की समस्या दूर हो गई है। और एक दूसरा महल्ला हमारा टोली, वहाँ पर जल निकासी की समस्या भी है। आज वहाँ का अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए प्रस्ताव पास बोर्ड में हो गया है, जल्दी उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कार्य करा दिया जाएगा। अतिक्रमण को लेकर आज हमारा बोर्ड बड़ा गंभीर है और हम इस पर विशेष ध्यान देंगे और जल्दी अतिक्रमण से मंगलोर वालों को निजात मिल जाएगी। हो गया पूरा नहीं हुआ सर। ये अतिक्रमण पे हमने काफ़ी कंट्रोल भी किया है और हमने माननीय कप्तान साहब से, सीओ साहब से, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से हमने पुलिस फोर्स की डिमांड की है। हमने एप्लीकेशन लिख के पत्राचार किया है, जल्दी ही हमें वो अवेलेबल करा देंगे, बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी, जल्दी ही अतिक्रमण से मंगलौर की जनता को निजात मिल जाएगी, जल्दी ही। काफ़ी नालियाँ खुल भी गई हैं, जो नहीं खुली उनको भी खुलवा दिया जाएगा। यात्री शेड का प्रस्ताव आज हमने पास कर दिया, जल्दी उस पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। आप जाके देखिए, सुचारू रूप से चालू है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, नगर पालिका किसी के दबाव में कार्य नहीं करती, जो जायज़ काम होता है क्या करें, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। हमने अतिक्रमण करने वालों के चालान भी किए हैं, उन पे कार्रवाई भी की है और मैं फिर कह रहा हूँ, अतिक्रमण को लेके मैं बहुत गंभीर हूँ। हमारी नगर पालिका बोर्ड गंभीर है, जल्दी मंगलौर की जनता को अतिक्रमण से निजात दिलवा दी जाएगी। अतिक्रमण की बात करें तो नगर पालिका के मेन गेट पर गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं। कुछ गाड़ियाँ नगर पालिका वालों की भी हैं, नगर पालिका के घर वालों की गाड़ियाँ उनको हटवा दिया जाएगा। आज बोर्ड में ये भी प्रस्ताव पास हुआ है, मंगलौर में जितने भी वाटर कूलर लगे हुए हैं, जहाँ जो चालू अवस्था में है वो तो है, जो नहीं है उनको ज़्यादा 2-4 दिन के अंदर ठीक करा लिया जाए। अनुसूचित जाति के आधार पर ऑब्जेक्शन था, बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ है, सभी मेंबरों ने, पूरे बोर्ड ने एक मत होकर सैनीपुरा नाम रखने पर सहमत हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के नाम पर ऑब्जेक्शन था, मानव अधिकार आयोग गए हुए थे वो लोग, वो हमने आज चेंज कर दिया। उन्होंने कहा था कि मशवरा करेंगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने मशवरा कर लिया हो, बोर्ड ने पास कर दिया प्रस्ताव। सर सवाल ये है कि करते हैं तो कोई समस्या के लिए तो भ्रमण करता हूँ, उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। होती भी है, क्यों नहीं होती, बताओ कौन समस्या। सड़कों का निर्माण चल रहा है, पार्क का निर्माण चल रहा है, पानी की निकासी लाल बाटे की दूर हो गई है, भ्रमण करके ही तो हुई है। एक वार्ड में सफाई कर्मचारी रोज जाता है, कल को आप मेरे साथ भ्रमण करना, पूरे शहर में हर वार्ड में सफाई कर्मचारी जाता है। आप सभी पत्रकार बंधु मेरे साथ रहना, मैं आपको चेक कराऊंगा, सफाई कर्मचारी आप चलिए चेक कराऊंगा। मच्छरों को लेके फॉगिंग शुरू करा दी गई है, स्प्रे शुरू करा दिया गया है, लगभग 10 दिन हो गए। फिर उस पे पावर, अरे हाँ, कोई भी दवाई एक्सपायरी डेट की नहीं है, इतनी तेज दवाई भी नहीं लगा सकते जिससे हमारी पब्लिक को नुकसान पहुँचे। दवाई एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है, इतनी तेज भी नहीं लगा सकते कि आदमी मर जाए। तो फिर सेम कंडीशन नहीं, मच्छर में बड़ा सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है मच्छर। 10 दिन में बहुत मर गए मच्छर और मर जाए। नगर में खंभों के लिए हमने लेटर, बिजली का खंभों का काम बिजली विभाग के अंडर में आता है, हमने लेटर लिख दिया है। आप उनसे भी तो सवाल कीजिए, वार्ड नंबर कहा जाए वो आप उनसे पूछिए, वार्ड नंबर। उसके लिए हमारे विधायक जी और मैं बहुत प्रयास कर रहे हैं तार चेंज कराने के लिए, और मुझे जल्दी उम्मीद है कि जल्दी ही मंगलौर में जहाँ जहाँ भी तारों की समस्या है, खंभों की समस्या से दूर कर ली जाए। तो यह है जी, हम मान लिया वार्ड नंबर 1 के सभी जो सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें सबको बुला के मशवरा करके जो वो नाम बताएंगे फिर बस वो रख देंगे। ठीक है जी। नहीं साहब, माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई जो सैनीपुरा के लोग हैं, महल्ला खालसा के लोग हैं या महल्ला मिर्जागान के, हम उनको जो भी सम्मानित लोग हैं उन्हें सबको बुला के और जो वो सब कहेंगे बस अपना वो नाम रख देंगे बस।
एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 21 अप्रैल को रात BHEL और साथ ही फाउंड्री गेट के पास हुई इस वारदात में बदमाशों ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी है, जिसमें से एक युवक वंशु गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामले में शिकायत मिलते ही रानीपुर पुलिस हरकत में आई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 3 चाकू बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि अभी आरोपी सोशल मीडिया पर बाज नाम के गैंग से जुड़े हैं और अवैध हथियारों के दम पर वहां इलाके में वर्चस्व कायम कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस की इस बड़ी त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी वारदात को पर्दाफाश किया गया है। 21 तारीख की रात को पुलिस को 112 पे सूचना मिली थी कि रानीपुर थाना क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई है। इस संबंध में हनी और वंशु, ये 2 लड़के जो हैं मित्र, आपस में इनकी मित्रता है, ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे और कुछ लड़कों ने इन पे हमला किया और एक फायर भी हुआ, जिसमें कि वंशु है उसकी कोहनी में फायर भी लगा। इस संबंध में रानीपुर कोतवाली में मुकदमा लिखा गया और इसमें काफ़ी लोगों को, इन्होंने 8-10 लोगों के नाम बता रहे हैं कि ये लड़के थे उसमें जिन्होंने पे हमला किया। और इसमें 3 जो लड़के हैं, जिसमें एक फरहान है, एक अनमोल है, एक सागर है, ये 3 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। साथ में 2 इसमें माइनर है जिनको एप्रीहेंड किया गया है और बाकी इसमें लोगों की तलाश की जा रही है। और ये जो लड़के हैं ज़्यादातर इसमें एडिक्ट हैं और जैसे अनमोल है लड़का, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ऑलरेडी इस पर पहले भी मुकदमे हैं। और एक बाज नाम का इन्होंने सोशल मीडिया पे ग्रुप भी बना रखा है, उसमें इस तरीके की जब ये घटनाएं करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं और कोई झगड़ा फसाद करते हैं तो उसका वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो उसमें IT एक्ट में 69A सेक्शन में हम ये अकाउंट भी ब्लॉक करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो 3 जो इसमें पकड़े गए हैं जो मेजर हैं, और इनको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं और जुवेनाइल कोर्ट में उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हम, जो इसमें माइनर्स हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी इसमें जो लोग नामजद हैं उनके अरेस्टिंग के लिए थाना स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इंडिया में जो IT एक्ट है उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स होके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया है और इसमें 79(3)B में हम कंटेंट रिमूवल भी करते हैं, 69A में हम अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं। और अगर इसमें कोई सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का वीडियो रील शेयर करता है जिसमें कि समाज में अराजकता फैलती है, भय पैदा होता है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके खिलाफ भी जो BNS के सुटेबल सेक्शंस हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। ये जानकारी के अभाव में, और कुछ इसमें युवा नशे के भी एडिक्ट हैं, तो उनके परिजनों को, अपने जो यंग लड़के हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। और ये करियर बनाने का टाइम है, इसमें मारपीट करके अपने ऊपर केस ले लेते हैं। अब केस रजिस्टर हो गया, ना तो भविष्य में सरकारी नौकरी पे जा पाएंगे, ना लाइसेंस बनेगा, ना पासपोर्ट बनेगा, तो फिर इनका भविष्य निश्चित तौर पे खराब ही होगा। तो आपके माध्यम से मैं परिजनों से, अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और वो कहाँ जाते हैं, किस साथ उठते बैठते हैं, इसका ध्यान रखें और उनको गलत राह पे जाने से। भागलपुर शहर में बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर गुरुवार को भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 0 माइल चौक पर वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। जय भवानी और देशभक्ति के बाद 0 माइल चौक से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के आपको बता दें विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। सभी ने एकजुट होकर बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता और साथ ही बलिदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया है वह आज भी युवाओं के लिए और साथ ही प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तपती गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। कड़ी धूप में भी बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए।
जब 80 वर्ष के उम्र में जोश था तो उनको देखकर युवा में जोश दिलाती है और उन्होंने दिखा दिया है बाबू वीर कुंवर सत्य पराक्रम में कितने भी उम्र ज्यादा नहीं होती है, उनकी मन में जता हो, मन के संकल्प हो, जो आजादी के प्रति उनका समर्पण हो, जो उन्होंने अंग्रेजों के सड़े के बाद अपना इस गाँव में गोली लगाकर गाँव में बात करके गंगा में ले दिया। ऐसे योद्धा को नमन करते हैं और तमाम ऐसे योद्धा को हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत को की आजादी में कुर्बानी दी, सभा को आज के भी नमन है। और ये जो कारवां देख रहे हैं, ये उमंग जो देख रहे हैं युवा को देख के ही बन रहा है। इसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, सभी है। और इसी तरह से अपने वीरों के, अपने शहीदों के कुर्बानियों को नमन करने हम लोगों के मुझे इस समारोह का कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के समारोह का प्रभारी बनाया गया। तो मेरा दायित्व होता है कि रात दिन करके युवाओं में जोश पैदा करना, बुजुर्गों में जोश पैदा करना, महिलाओं में संस्कार देना। जिस तरह वीर कुंवर सिंह ने समाज स्वार्थ अपने ही छोड़ करके देश हित में काम किया, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिस तरह बलिदान दिया, मैं एक आह्वान करता हूँ युवाओं से, जिस स्वार्थ युग में हम जाते चले जा रहे हैं, स्वार्थ युग को छोड़कर वीर कुंवर सिंह के चरणों पर पदों पर चलने का प्रयास करिए। और एक त्याग और बलिदान का संदेश जो उन्होंने दिया, एक संदेश को भी आप अपना लीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इसी संदेश को हम आज विजयोत्सव के रूप में मना रहे हैं। काफी धूमधाम से बिहार भर के मेरे सारे कार्यकर्ता, अभिभावक बंधु सारे आए हुए और इसे आह्वान करेंगे भागलपुर में, बिहार में, सारे देश में, इसको सारे देश में एक ऐतिहासिक रूप से मनाए, विजयोत्सव के रूप में मनावे और उनके वीर गाथा को समूचे बुक में, किताब में इसको प्रकाशित करें, ताकि हमारा जीवंत देश, जीवंत युवा, जीवंत बुजुर्गों के प्रति एक सम्मान और सच्ची वीर गाथा हम लोग कर सके। मैं अमित सिंह भागलपुर से, और आज हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जयंती है, जिसका शोभा यात्रा अभी जस्ट निकलने वाला 0 माइल भागलपुर से टाउन हॉल के लिए। और इस महान विशाल शोभा यात्रा भागलपुर से निकल रहा है। और जिस एज में अच्छे लोग घर में बैठे रहते हैं, उस एज में 80 साल की एज में हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे करके इस देश से भगाने का काम किया। आज उन्हीं के जयंती पे आज हम लोग को सौभाग्य मिला है कि उनके लक्ष्य कदम पे चले और इसके लिए शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। और लास्ट में ये उत्सव इसलिए है क्योंकि उनकी कुर्बानी जो हुई है, जो शायद इतिहास में उस तरह से उसको नहीं दिखाया गया कि 80 साल के उम्र में वो अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों के पास जो है गोला बारूद था, ये तलवार से लड़े, घोड़े पे चढ़ के लड़े। और ये विश्व में, ये इतिहास में कहीं भी नहीं है कि उस उम्र का कोई योद्धा इस तरह से अपने देश के लिए लड़ा हो। तो ये प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के, और खास करके जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि वो इनसे प्रेरणा लेते हुए देशभक्ति के प्रति अपना जो जज्बा है वो दिखाएं। क्या तैयारियां की गई है सर? चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग और लोगों के तरफ से आ रहा था कि एक बड़ा कार्यक्रम हो, तो हम लोगों ने टाउन हॉल बुक किया और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश से बाबू भूषण शरण सिंह जी अपने हेलीकॉप्टर से वहां से आएंगे। साथ में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी, जिन लोगों का की परिचय की जरूरत नहीं है, वे अगर हमारे शहर में आ रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए इससे बड़ा और कोई वो नहीं हो सकता कि ऐसे लोग भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उनके वेलकम के लिए हम लोग, और खास करके इस विजयोत्सव को एक कोटा के दादाबाड़ी स्थित मकान के सामने दिन में ही मोटरसाइकिल चोरी कर गए चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट दादाबाड़ी थाने में दर्ज कराई गई है। गाड़ी के मालिक जगदीश प्रसाद ने बताया कि गाड़ी खड़ी थी, एक व्यक्ति ने 2 चक्कर लगाए और चक्कर लगाने के बाद ही वह गाड़ी को चलाकर ले गया और अभी तक गाड़ी का कोई भी सुराग नहीं मिला है, जिससे कि मोहल्ले में हड़कंप मच गया है और बढ़ती चोरियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन और कुछ भी नहीं कर रहा। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज देखिए। आपको बता दें कि दादाबाड़ी
मोरवाड़ी के में धाकड़े के वीर हनुमान जी के मंदिर के महंत श्री जगदीश प्रसाद जिनकी बुलेट को घर के सामने से चुरा ले गए। खबर कोटा से, जहां जिला कलेक्टर का औचक निरीक्षण उद्योग केंद्र एवं ITI में योजनाओं व कैंपस प्लेसमेंट पर दिए गए अहम निर्देश। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बुधवार को जिला उद्योग केंद्र एवं आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का औचक निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं, औद्योगिक गतिविधियों पर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोटा की विशिष्ट पहचान से जुड़े उत्पादों धनिया, कोटा स्टोन और साथ ही कोटा कचौरी, कोटा बूंदी क्षेत्र की मिनिएचर चित्र शैली को GI टैग दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं और साथ ही उन्होंने MSME क्लस्टर के विस्तार के लिए भी आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान स्तर पर समन्वय कर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही जिला कलेक्टर ने पुरानी इंडस्ट्रियल एरिया भीमपुरा से जुड़े मामलों पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और साथ ही PM विश्वकर्मा योजना एवं युवा स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इन प्रचार प्रसार डिजिटल माध्यमों से भी इसका किया जाएगा। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरिमोहन शर्मा द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे और NCAP के जो नगर निगम के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, तो इसमें मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट्स अब कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें एक दो जो बड़े थे जैसे सागर के पास एक नया पार्क बनाना और इंटरलॉकिंग के कार्य ये मुंगस्ता नर्सरी से हनुमान सर्कल तक और दोनों ही तरफ, वो सारे काम हमारे ट्रैक पे चल रहे हैं। जो मेजर आज देखा उसमें एक तो सारी शहर की लाइट्स का स्मार्ट मैनेजमेंट, उसका वर्क ऑर्डर अब होने वाला है और आगामी 6 महीनों में सारी लाइट्स ही एक IT पैनल के रूप से फिर तैयार होकर उनसे उनका मैनेजमेंट होगा। सेकंड, एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट अलवर में आने वाला है जिसमें 48 यूनिट्स बनेंगे और इसका शुरुआत मौके पे ही, इसके काम की शुरुआत अगले महीने से हो जाएगी। उसके लिए विस्तार से अभी सेक्रेटरी मैडम आपको बताएंगे। ये केंद्र सरकार द्वारा सैंक्शन प्रोजेक्ट है और ये विदिन 1 ईयर ग्राउंड पे आ जाएगा। और इसके साथ ही आज हमने एक अर्बन चैलेंज फंड जो होता है, एक नई स्कीम आई है जिसमें अर्बन चैलेंज फंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने हमसे प्रोजेक्ट्स मांगे हैं। तो उसमें हर तरह के प्रोजेक्ट, चाहे वो नए फ्लाईओवर के, हमने मिसिंग नालियों के, मिसिंग सड़कों के और जितने भी हमारे ये लेगेसी यानी पुराने जो क्षेत्र हैं उनमें जिस भी कामों की हमें आवश्यकता थी, डिजिटल गवर्नेंस के ये सारे कामों को लेने के लिए निर्देशित किया है। तो इनके भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स अब हम केंद्र सरकार को भेजेंगे स्टेट के माध्यम से। मैम, एक नाली का जो बरसात से पहले जो नाले हैं ये आप कुछ सफाई करवा रहे हैं और कुछ बच रहे हैं, तो ये कब तक सफा हो जाएंगे? तो इसकी पूरी टाइमलाइन है हमारी। हमने तो 15 मई तक करने का पूरा प्रोग्राम किया है और आज भी उसकी विस्तृत चर्चा की है। तो जो भी बचे हैं उसके लिए लास्ट टाइम हमने एक सुपर सकर मशीन भी खरीदी थी, तो उस मशीन के माध्यम से उन जो जटिल थोड़े नाले हैं उनमें सफाई की जाएगी और 15 मई तक हमारा। मैम, एक 3 स्कीम है आपकी, रोहिणी साकेत 1300 वर्ग जमीन है ये और UIT के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है ये। इसको ये बहुत ही बड़ी ज़मीन है, इसमें लगभग 300 बीघा भूमि है और ये हमारी पूरी प्लानिंग के साथ केंद्र ये स्टेट गवर्नमेंट को गई हुई है और वहाँ से जैसे ही ये यस होके आती है इसकी बिल्कुल हमें उम्मीद है कि इस पर हम काम करेंगे। धन्यवाद। अलवर जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्याय अध्यक्ष डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने नगर विकास न्यास सभागार में बैठक लेकर UIT एवं नगर निगम द्वारा प्रगतिरत आधारभूत संरचना विकास कार्यों और साथ ही NCAP के अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्यों एवं अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत प्रस्ताव करने के संबंध में बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शहर को जीवंत, समावेशी एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत न्यास आधारभूत संरचना के
विकास, डिजिटल गवर्नेंस और साथ ही जल भराव रोकथाम के उपाय, पुराने पुनर्विकास, यातायात और साथ ही परिवहन केंद्रों का आधुनिकीकरण, मुख्य बाजारों में भीड़भाड़ को कम करने और साथ ही आधारभूत परियोजनाओं की अंतिम चरण तक कनेक्टिविटी, एकीकृत कचरा प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित कार्य के प्रभावी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही इसके साथ ही उन्होंने राशि आवंटन एवं इसके अंतर्गत अनुमानित परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की ओर से पीसीसी जिला समन्वयक मनीषा पवार ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और साथ ही मनीषा पवार ने केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, महिला आरक्षण बिल को गलत तरीके से और गलत नीयत के साथ पेश किया गया। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन भाजपा सरकार इसे परिसीमन और नई जनगणना से जोड़कर टाल रही है। पवार ने कहा कि इस बिल को 2011 की जनगणना के आधार पर 545 लोकसभा सीटों पर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए था, ताकि महिलाओं को उचित आरक्षण और प्रतिनिधित्व मिल सके। पवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक विरोध जारी रखेगी। बिल को लेकर के कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या कारण है? देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में 22-23-24 अप्रैल महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। उसके तहत मुझे मनीषा पवार, पूर्व विधायक जोधपुर शहर द्वार चित्तौड़गढ़ लगाया गया है। आज हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी, महिला कार्यकर्ता के रूप में सभी मौजूद हैं। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूँगी कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ये महिला कानून लेकर आ रही है, तो बहुत गलत तरीके से ला रही है, गलत नीयत से ला रही है। उनकी नीयत ठीक नहीं है महिला आरक्षण बिल को लाना। जब 2023 में ये पास हो गया, तो क्या कारण है कि 16 अप्रैल की रात को आप अधिनियम लेकर आते हैं और किस तरीके से आप इसका नोटिफिकेशन लेकर आते हैं रात को? तो क्या कारण रहा कि 2023 में जब पास हो गया तो आपने लागू क्यों नहीं किया? आप इसको केवल परिसीमन और जनगणना पर डाल रहे हैं, जबकि ये पास हुआ बिल है। आपको महिला आरक्षण 2011 से 545 सीटों पर लाना चाहिए, ताकि सभी महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे जनरल हो। हम यही चाहते हैं कि 545 पर 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं को महिला आरक्षण मिले, महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व मिले और महिलाएं राजनीति में आगे बढ़े। मोदी सरकार जो है वो केवल अपने फायदा उठाने के लिए बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, उसका महिलाओं को फायदा उठाने के लिए केवल नाम का बिल ला रही है ये, जबकि महिलाओं के लिए सही बिल नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ बिल नहीं है। केवल और केवल अपनी साख बैठाने के लिए और अपनी राजनीति करने के लिए बिल लेकर आया जा रहा है। इस बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन अगर 245 सीटों पर बिल आज लाया जाता है तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम इस बिल के साथ हैं और इसको पास करने में हम सब एक साथ खड़े रहें। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।